Okay, so hello everyone. A very very good morning to all of you guys and welcome to आशीष मलिक सिविल सर्विस क्लासेस. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और इंडियन इकोनॉमी की क्लास में. दिस इज योर क्लास नंबर 7. प्लीज कंफर्म इफ इट्स ऑल गुड विद द ऑडियो वीडियो सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास. हेलो भास्कर, अभिषेक, शिखा, नैन्सी, दीक्षिता, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. थोड़ा सा आज सुबह कुछ इंटरनेट में था इशू, थोड़ा सा हम लोग जो है लेट स्टार्ट कर पा रहे हैं, बट I think this is all sorted now. चलिए, all good. चलो, बहुत बढ़िया. So today the chapter that we are going to focus is a very new chapter. बिल्कुल नया चैप्टर है आप लोगों के लिए. कल हमने बात किया था एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. आज हम बात करेंगे द प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी. तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इज दिस. Sorry, chapter number 5 it is. Chapter number 5 is the planning in Indian economy. इसके बारे में बात करेंगे. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें पॉलिसी मेकिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, क्या होती है प्लानिंग, क्यों होती है प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस किस तरह की प्लानिंग है, ग्लोबली मॉडल्स कैसे काम करते हैं, इंडिया में प्लानिंग का क्या इंस्पिरेशन रहा, इंडिया में प्लानिंग की क्या हिस्ट्री रही है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और अब हमारे पास नीति आयोग. तो ये सब चीजें हैं जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज डू नॉट मिस इट. दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत अच्छे से इसको जो है पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझिएगा. आई होप कल तक हमने जहां भी पढ़ा था, जितना भी पढ़ा था, आई रियली होप वो सब बच्चों को क्लियर हो गया है. और अब जो है वी कैन स्टार्ट द न्यू चैप्टर, राइट. ठीक है, आउटपुट वगैरह मैंने चेक कर लिया. आउटपुट वगैरह इज ऑल गुड. चलो भाई, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द क्लास. सबसे पहले व्हाट इज द इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लानिंग, है ना. प्लानिंग क्या होती है, किसको बोलते हैं, किस कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर. ये आइडिया बहुत पुराना है, 100 साल से ज्यादा पुराना है. प्लानिंग का जो प्रोसेस है, प्लानिंग का जो आइडिया है, ये आज का नहीं है. ये करीब करीब 100 साल पुराना आइडिया है. लेकिन कैसे काम करता है, इसको कैसे समझा जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो let's begin with the concept of planning. Let's talk about the so-called concept of planning. How does it work? We will see. सबसे पहले तो ये जो आइडिया है, जो होल कॉन्सेप्ट है, आइडिया कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो प्लानिंग का, इट एक्चुअली इवॉल्व आफ्टर इट वाज फर्स्ट ट्राइड इन यूएसए. सबसे पहले इसको जो ट्राई किया गया था वो यूएसए में किया गया था इकोनॉमिक प्लानिंग के नजरिए से. और ये 1910 के बाद से ही इवॉल्व हुआ है. दैट इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड. बट नाउ द क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज प्लानिंग. क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग तक लिमिटेड है? नहीं. प्लानिंग एज अ वर्ड
प्लानिंग एज अ कॉन्सेप्ट तो कुछ भी हो सकता है, अर्बन प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमी प्लानिंग, प्लानिंग कैन बी एनीथिंग, बट व्हाट इज प्लानिंग? हाउ कैन आई डिफाइन इट? सो इफ यू गो बाय द डेफिनेशन व्हाट इज प्लानिंग, तो आप कैसे लिखेंगे इसमें? प्लानिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द वेल डिफाइंड डेवलपमेंट गोल्स। क्या है प्लानिंग? क्या चीज है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आपने कोई वेल डिफाइंड अपने डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया और उनको पूरा किया। कैसे पूरा किया उसका भी प्रोसेस है। यू रियलाइज दोज वेल डिफाइंड गोल्स थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। you have to optimum utilization of available resources। ये सारे कीवर्ड्स हैं, समझ रहे हैं? आपके पास कुछ पहले से वेल डिफाइंड गोल्स हैं, उनको आपने यूज किया है अपने आसपास के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करके। ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट पॉसिबल, जो आप कर सकते थे आपने बेस्ट पॉसिबल यूज किया अपने रिसोर्सेज का, और जो आपने अपने लिए गोल सेट किए थे उनको पूरी तरह से अचीव किया। रियलाइजिंग का मतलब हो गया यू आर अचीविंग दोज गोल्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग जो कॉन्सेप्ट है ये तो किसी भी लेवल पे आप कर सकते हैं, राइट? सो प्लानिंग कैन बी एट एनी लेवल। दिस कैन बी डन एट एनी लेवल। At any level, like for example we can have family planning, वो भी एक तरह की प्लानिंग है। we can think of city और सम टाउन प्लानिंग। तो सिटी और टाउन प्लानिंग जो है ये भी एक तरह की प्लानिंग है। या फिर आप सोचेगा सर ये अर्बन या रूरल प्लानिंग करनी है, तो वो भी एक तरह के प्लानिंग्स है। तो प्लानिंग का मतलब किसी भी, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि प्लानिंग सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड हो या एक पर्टिकुलर आपके कुछ लिमिटेड उसका यूज हो ना। ये बहुत वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है। प्लानिंग का मतलब यूनिवर्सल सेम है। कोई भी गोल, किसी भी फील्ड का गोल आपने अचीव करना है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज करके। तो किसी भी लेवल पे हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकता है। अच्छा, इस प्लानिंग को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कब बोलते हैं? इसको यहां से, इस प्लानिंग से कॉन्सेप्ट निकल के आया इकोनॉमिक प्लान। सो व्हाट इज दिस इकोनॉमिक प्लान, जो इसी प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से निकल के आया है? जब मैं वर्ड स्पेसिफिकली मैं इकोनॉमिक प्लान की बात करूंगा, इसका मतलब होगा इट्स अ सेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। It's a set of socio-economic development targets or goals which government try to achieve, which the government try to achieve through implementation, through the implementation, coordination and monitoring of some specific strategies। नॉर्मल प्लानिंग में हमने अचीवमेंट करनी है गोल्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक प्लान की, तो ये वो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग में नॉर्मल टारगेट्स नहीं, की वर्ड है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टारगेट्स को मुझे अचीव करना है। गवर्नमेंट करेगी अचीव। इसको कैसे करेगी? अभी इकोनॉमिक प्लान जो है ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है।
फैमिली प्लानिंग वगैरह में आपके स्टेक होल्डर हर बार गवर्नमेंट हो जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक प्लान का मेन स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करे, कोऑर्डिनेट करे, मॉनिटर करे, कुछ भी करे। अल्टीमेटली सरकार का काम है कि भाई अपनी जो तुमने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बनाओ और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करो। खत्म। सरकार स्ट्रैटेजीज के द्वारा जब सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स, डेवलपमेंट के टारगेट्स को अचीव करती है, दैट इज इकोनॉमिक प्लान। समझ में आ गया? क्या इकोनॉमिक प्लानिंग प्लानिंग का सब पार्ट है? ऑफ कोर्स, प्लानिंग तो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की प्लानिंग वी हैव इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इस इकोनॉमिक प्लानिंग को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ये इकोनॉमिक प्लान, ये तो एक जर्नल टर्म है, एक जर्नल इकोनॉमिक टर्म होगी, लेकिन सर इसमें भी ना दुनिया भर की प्लानिंग्स है। देयर आर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी। और ये अलग अलग टाइप की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये बेसिकली इवॉल्व हुई है। दिस all these types evolved in due course of time as per different development needs of different countries। हर कंट्री का अपना एक डिफरेंट डेवलपमेंट नीड है। तो हर कंट्री ने अपनी अपनी डेवलपमेंट की जरूरत के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हर कंट्री ने अपने अपने लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करके देखी, ट्राई एंड टेस्ट, अलग अलग मॉडल्स किए। और इसीलिए क्योंकि हर कंट्री की डेवलपमेंट नीड अलग है, हर कंट्री का रिक्वायरमेंट अलग है, उसके पास के रिसोर्सेज अलग हैं, उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हैं। इसीलिए हर कंट्री ने अलग अलग डेवलपमेंट प्लानिंग किया और उससे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग निकल के आई। हम कौन कौन से मेजर टाइप्स को स्टडी करेंगे? वैसे यूं तो दुनिया भर में बहुत है, पर हमें जो मेजर टाइप्स पढ़ने हैं, जो मेजर टाइप इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, उसमें वी हैव टू कवर नंबर 1 रीजनल प्लानिंग वर्सेस नेशनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग क्या है, नेशनल प्लानिंग क्या है? दूसरा हमें देखना है, इसके अलावा वी हैव टू फोकस ऑन टारगेट प्लानिंग वर्सेस इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, आगे प्लानिंग प्लानिंग लिखते जाना। रीजनल वर्सेस नेशनल प्लानिंग, टारगेट वर्सेस इंडिकेटिव प्लानिंग, और तीसरा हमारा फोकस होगा सिस्टम वर्सेस नॉर्मेटिव प्लानिंग। सिस्टम वर्सेस नॉर्मेटिव प्लानिंग। ठीक है जी। और बाद में एक मल्टी लेवल प्लानिंग की भी बात करेंगे। इन सब के अलावा वी ऑल्सो हैव अनदर स्टार मार्क, एक स्पेशल मेंशन करेंगे, विच इज मल्टी लेवल प्लानिंग। ये मल्टी लेवल प्लानिंग का एग्जांपल स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। तो ये कुछ मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है जिनके बारे में वी हैव टू फोकस। यहां तक नोट कीजिए, फिर एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, डन। चलो भाई, तो वन वन करके जरा समझते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले हेडिंग डालिए द रीजनल प्लानिंग। सबसे पहले वी हैव टू फोकस ऑन द रीजनल प्लानिंग, ये आपका हेडिंग रहेगा। अब फिर उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाएगा। सो पहला इज रीजनल प्लानिंग। क्या है रीजनल प्लानिंग? देखिए रीजन, ये वर्ड कैसे आया? रीजनल प्लानिंग मतलब क्या? रीजनल प्लानिंग हम उसको कहते हैं जहां पे वी कंसिडर इट, दिस टाइप ऑफ प्लानिंग कंसिडर्स रीजन, इट कंसिडर्स रीजन ऑफ अ नेशन। पूरी कंट्री में प्लानिंग नहीं हो रही है, पूरी कंट्री में एक पर्टिकुलर जगह पे प्लानिंग है। मैं बोलूं भाई दिल्ली के लिए प्लान बनाना है, मैं बोलूं बिहार के लिए प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। मैं बोलूं यार इंडिया में ना अपने को इकोनॉमिक्स, जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स है उनके लिए प्लानिंग करनी है। मतलब पूरी कंट्री नहीं, नॉट पैन इंडिया, पूरी कंट्री में सम स्पेसिफिक रीजन के लिए जब प्लानिंग की जाती है, दैट दैट टाइप ऑफ प्लानिंग कंसिडर्स रीजन ऑफ अ नेशन एज यूनिट फॉर प्लानिंग, एज इट्स यूनिट फॉर प्लान। तो ये हो गया रीजनल प्लानिंग, जहां पे एक पूरी कंट्री का एक पर्टिकुलर रीजन को आप जो है कंसिडर करके चलते हैं। अब क्योंकि आपने रीजन के लिए प्लानिंग करनी है, तो जाहिर तौर पे इसके अंदर आपके बहुत ज्यादा रीजन स्पेसिफिक आपके डेवलपमेंट टारगेट्स होंगे। वो भी पैन इंडिया नहीं हो सकते हैं, आपको रीजन स्पेसिफिक ही होके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल रीजन स्पेसिफिक का मतलब समझो 1948 में अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूं, तो इंडिया में हमने स्टार्ट किया था दामोदर वैली कॉरपोरेशन। हमने दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से एक डेवलपमेंट प्लान बनाया था। ये पूरे इंडिया के लिए नहीं है, स्पेसिफिकली दामोदर वैली के लिए बनाया गया। तो ये हो गया रीजन स्पेसिफिक टारगेट्स आपके लिए। अब ये जो रीजन स्पेसिफिक है, दिस टाइप ऑफ रीजनल प्लानिंग इज एक्चुअली गुड फॉर, और इट इज गुड फॉर कह लो, या इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिकली रूरल अर्बन प्लान्स। आपको रूरल प्लानिंग करनी हो, आपको अर्बन प्लानिंग करनी हो, है ना, तो रूरल अर्बन प्लानिंग वगैरह में ये काफी सुटेबल अप्रोच होती है। आप बेटर फोकस कर पाते हो। ऑलवेज यू आर गोइंग टू हैव अ बेटर फोकस ऑन रीजनल डिमांड्स। वहां की पर्टिकुलरली क्या रीजनल नीड्स हैं, वहां की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप बेटर फोकस कर पाते हो रीजनल प्लानिंग के थ्रू। इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिल्ली एनसीआर, वी हैव दिल्ली एनसीआर का एक मास्टर प्लान आपने सुना होगा, दिल्ली एनसीआर का मास्टर डेवलपमेंट प्लान है। तो क्या है वो? दिल्ली एनसीआर के एरियाज के लिए स्पेसिफिकली प्लान बनाया गया है। ऐसे अगर मैं बोलूं भाई इंडिया में ना स्मार्ट सिटीज का प्लान हो रहा है, अब स्मार्ट सिटीज का प्लान हो रहा है तो स्पेसिफिकली कुछ सिटीज के लिए प्लानिंग की जा रही है, राइट? तो दैट इज अ रीजनल प्लानिंग। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ इसको अगर आप कंपेयर करोगे रीजनल प्लानिंग को, इफ यू विल कंपेयर विद द नेशनल प्लानिंग, तो उसमें चीजें जाहिर तौर पे रीजन नहीं, पूरा नेशन, पूरी कंट्री को आप प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। अब लिखिए जरा उसका उसका भी जरा कंपैरिजन करके देखो। दूसरे टाइप जो है दैट इज अ नेशनल प्लानिंग। दूसरा टाइप हमारा हो गया नेशनल प्लानिंग का। ठीक है, तो यहां पे इफ यू विल राइट डाउन, in this type of planning it actually considers the whole nation, the whole country as its unit of planning, है ना सर। तो ये पूरा का पूरा कंट्री को ही आपने यूनिट फॉर प्लानिंग बना लिया। नाउ इसमें जैसे उसमें रीजन स्पेसिफिक टारगेट्स थे, इसमें आई एम गोइंग टू फोकस ऑन नेशनल लेवल
नेशनल लेवल डेवलपमेंट टारगेट्स, इनके ऊपर हम फोकस करने वाले। पैन इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मजे की बात यह है कि दुनिया में फर्स्ट सच प्लान वाज मेड बाय यूएसएसआर। पूरे कंट्री के लिए प्लानिंग करने का जो प्रोसेस है, जो यूएस ने स्टार्ट किया, वो भी रीजनल स्पेसिफिक था। यूएस ने जो किया वो रीजन स्पेसिफिक था। यूएस ने कभी भी नेशन स्पेसिफिक नहीं किया है। यूएसएसआर ने कभी भी रीजनल प्लानिंग नहीं करी, हमेशा नेशनल प्लानिंग करी। और यूएसए ने कभी भी नेशनल प्लानिंग नहीं करी, सिर्फ रीजनल प्लानिंग करी है। क्लियर? सो फर्स्ट सच प्लान was actually made by the ex यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ने सबसे पहले बनाया था 1928 में, 1928 में। और यूएसएसआर के इस प्लान को दुनिया भर में जाना जाता है एज जोसेफ स्टालिन्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसका नाम था जोसेफ स्टालिन्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब आप ये भी सोचिएगा सर, इंडिया में इतने सालों तक 5 ईयर प्लानिंग क्यों हुई? तो ये जो 5 ईयर का, क्योंकि इंडिया में जो प्लानिंग है ना, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सोवियत यूनियन। हमारे इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड है। तभी तो उन्होंने 5-5 साल का प्लान चालू किया, तो हमने भी 5-5 साल का प्लान फॉलो किया। तो जोसेफ स्टालिन का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका एक बहुत ही फेमस स्लोगन भी हुआ करता था। The very famous slogan of this plan was, I think, Great Leap Forward. The slogan name was Great Leap Forward. ये करके उसका स्लोगन था, जिसके ऊपर वो पूरा बेस था, इन्होंने बनाया था। क्यों बनाया गया था ये प्लान? अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जोसेफ स्टालिन प्लान जो था, इसका मेन एम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस प्लान एम्ड एट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अपने कंट्री में बहुत तेजी से औद्योगिकरण करने के लिए इन्होंने ये बनाया था। आगे चल करके ये प्लान सक्सेस हुआ। ये प्लान की सक्सेस देखते हुए इट स्प्रेड, दिस प्लान स्प्रेड टू द होल ऑफ ईस्टर्न यूरोप। पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप में फैला। 1930s तक आते आते ईस्टर्न यूरोप में फैला। और फिर चाइना में भी ये मॉडल अपनाया गया 1940s के दौर में। तो काफी सक्सेस मिली इसको इनिशियली, और काफी ज्यादा ये पॉपुलर भी हुआ था। हालांकि हालांकि अगर आप देखिएगा, ये तो यूएसएसआर तो आपने ऑलरेडी, आपको पता है, इट वाज अ नॉन मार्केट इकोनॉमी। ये तो नॉन मार्केट इकोनॉमी थी, है ना, यूएसएसआर। वहां तो प्लानिंग होनी ही थी। डू यू नो, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री जो कि नॉन मार्केट नहीं थी, पर फ्रांस ने सबसे पहले नेशनल प्लानिंग करी थी। फ्रांस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नॉन मार्केट, इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। फ्रांस वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी ना, तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस बीइंग द फर्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसने सबसे पहले 1947 में ये नेशनल प्लानिंग का अप्रोच अपनाया था। तो अदर देन यूएसएसआर, मिक्स्ड प्लानिंग में अगर कोई पूछे पहली मिक्स्ड इकोनॉमी वाली, तो फ्रांस, जिसने 1944 में अपने आप को मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, फ्रांस ने भी इस नेशनल प्लानिंग की अप्रोच को अपनाया था। और बाद में अगर आप देखिएगा तो स्पेशली पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मैक्सिमम मिक्स्ड इकोनॉमीज थी, मैक्सिमम मिक्स्ड इकोनॉमीज जो हैं, दे ऑल्सो अडॉप्टेड दिस नेशनल प्लानिंग मॉडल, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है ना सर? तो ये जो मॉडल है नेशनल प्लानिंग का, इस मॉडल को फ्रांस सबसे पहला मिक्स्ड इकोनॉमी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे मिक्स्ड इकोनॉमीज ने अपनाया। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इंडिया। क्लियर एवरीवन?
और मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया का जो पूरा प्लानिंग है, इंडिया की जो नेशनल प्लानिंग है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम सोवियत प्लानिंग। और वो दिखता भी है, क्योंकि इंडिया में अगर आप नोटिस करोगे, इंडिया में जब सबसे पहले जो नेशनल प्लान्स बनाए गए, जो इंडिया में पहले जो नेशनल प्लानिंग हुई, उस पे अगर आप नोटिस करोगे, इंडिया ने ज्यादा फोकस किया था अपने यहाँ की हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। इंडिया ने हैवी इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी एज कंपेयर टू लाइट इंडस्ट्री। दे फोकस दिस ओवर द लाइट इंडस्ट्रीज या जो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, उन पे इंडिया ने ज्यादा फोकस नहीं किया, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था। यहां से पता चलता है कि इंडिया की जो नेशनल प्लानिंग है, इट वाज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोवियत यूनियन का मॉडल, है ना। इंडिया के बारे में एक और खास बात ध्यान रखना, जहां क्योंकि प्लानिंग की बात चल रही है, इंडिया एक बहुत यूनिक कंट्री है। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहला देश था दुनिया का जिसने रीजनल और नेशनल दोनों प्लान्स को लॉन्च किया। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च बोथ। वी लॉन्च्ड बोथ रीजनल एज वेल एज नेशनल प्लान्स, है ना। रीजनल और नेशनल दोनों प्लान तो कोई भी किसी ने भी नहीं किया। जैसे मैंने बोला ना, सोवियत यूनियन ने कभी रीजनल प्लानिंग नहीं करी, सिर्फ नेशनल किया। यूएस ने कभी नेशनल नहीं किया, सिर्फ रीजनल किया। भारत एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री जिसने दोनों रीजनल और नेशनल दोनों को एक साथ लॉन्च किया, दोनों के ऊपर काम किया। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में जाकर के लेटर इंडिया ने रीजनल और नेशनल प्लानिंग को मर्ज कर दिया 1961 में। लेकिन आजादी के शुरुआत के जो 14 साल थे, उसमें हम लोगों ने अलग अलग रीजनल नेशनल दोनों प्लानिंग्स पे काम किया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है इंडिया में, जो आपको याद रखना है। पहली दो प्लानिंग तो सर सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा याद करने को मिला नहीं। रीजनल प्लानिंग एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल अपने साथ याद रखिएगा। तो नेशनल और रीजनल प्लानिंग क्लियर है? हाँ जी बच्चा पार्टी। नेशनल रीजनल प्लानिंग, इसमें तो कुछ ज्यादा डाउट होगा नहीं मेरे ख्याल से। यहां तक का पॉइंट क्लियर है एवरीवन? प्लीज कंफर्म। क्लियर, चलिए। नाउ द थर्ड टाइप वी हैव टू फोकस, एंड दैट थर्ड टाइप इज द टारगेट प्लानिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेशनल रीजनल तो आसान था, ये वाला आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। हेयर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टारगेट वर्सेस इंडिकेटिव प्लानिंग। अब इन दोनों पे भी फोकस करते हैं। बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, हेडिंग बनाइए अपने लिए, द टारगेट प्लानिंग एंड इंडिकेटिव प्लानिंग। तो पहले टारगेट प्लानिंग को जरा समझें, टारगेट प्लानिंग को पहले जरा फोकस करें। सो ये हमारा हेडिंग है टारगेट। तीसरा टाइप है टारगेट प्लानिंग। क्या होता है जी टारगेट प्लानिंग में? टारगेट प्लानिंग को बेसिकली, टारगेट प्लानिंग जो है, इट्स अ प्लानिंग ऑफ स्टेट इकोनॉमीज। इट्स अ प्लानिंग ऑफ द स्टेट इकोनॉमीज, एंड इट इज thus also called, टारगेट प्लानिंग को हम इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव या डायरेक्टिव
प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। स्टेट जो हमारी टारगेट प्लानिंग होती है इसको डायरेक्टिव या इंपेरेटिव प्लानिंग भी कहते हैं। यहां पे हम ना स्टेट इकोनॉमीज को प्लान करते हैं। अब समझिए, ये वही वाला केस है जो हमने नॉन मार्केट इकोनॉमीज के केस में देखा था। ये टारगेट प्लानिंग कहाँ, किस तरह की इकोनॉमीज में स्टेट इकोनॉमीज वर्ड आया, तो याद रखिएगा ये नॉन मार्केट इकोनॉमी में काम करेगा। वो नॉन मार्केट इकोनॉमी के दो वेरिएंट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यू ऑलरेडी हैव सीन द टू वेरिएंट्स सर। वो कौन से दो वेरिएंट्स है याद कीजिए। इसका सोशलिस्ट वर्जन, इसका सोशलिस्ट वर्जन आपने देखा, वो सोशलिस्ट वर्जन जो हमने यूएसएसआर में इंप्लीमेंट होते देखा, और इसका कम्युनिस्ट वर्जन जो हमने चाइना में अप्लाई होते देखा। याद कीजिए, सोशलिस्ट वर्जन में जो हमने बात किया था, सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट किया था, यूएसएसआर में क्या चीज थी। वेल, यूएसएसआर के केस में अगर आपको याद होगा, सोशलिस्ट वर्जन के केस में याद होगा कि जो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज आर अंडर द स्टेट कंट्रोल। याद है, वो आपके स्टेट के कंट्रोल में थे। जबकि कम्युनिस्ट वर्जन में क्या खास बात थी, कम्युनिस्ट वर्जन में नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ इवन ह्यूमन रिसोर्सेज आपका इवन लेबर जो है, दैट वाज आल्सो अंडर स्टेट कंट्रोल, अंडर द स्टेट कंट्रोल। याद है, तो ये टारगेट प्लानिंग नॉन मार्केट इकोनॉमीज में इंप्लीमेंट की जाती है। इसीलिए क्योंकि नॉन मार्केट इकोनॉमी में है। अब देखो, यहां पे कोई इकोनॉमिक फ्रीडम तो है नहीं। अब आपको ये भी पता है, इस तरह की प्लानिंग जब आप करेंगे, क्योंकि नॉन मार्केट इकोनॉमीज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्लियरली आप एक बात लिख सकते हैं, ऐसे प्लान्स में there is no role of private, there is no role of market, there is absolutely no role of market। no role of market का मतलब क्या हुआ, there is no private sector participation। कोई मार्केट का रोल नहीं है, इसका मतलब हो गया नो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। कोई स्कोप ही नहीं है सर, कोई प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए, क्योंकि यहां पे कोई मार्केट डायनेमिक्स काम नहीं करेंगी, कोई डिमांड सप्लाई काम नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर का कोई काम नहीं होगा। टारगेट प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है वही सब कुछ प्लान करेगा। इसीलिए तो इसका नाम टारगेट प्लानिंग या इंपेरेटिव प्लानिंग या डायरेक्टिव प्लानिंग, क्योंकि एक सिंगल हैंडेडली पूरी तरह से पूरा सेंट्रलाइज्ड ये प्लान है। और यहां पे इसके दो वर्जन आपने देखे। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो यूएसएसआर के केस में सोशलिस्ट वर्जन में तो फिर भी स्टिल देयर इज सम स्कोप, सम लाइक बहुत ही कम, बट या सम स्कोप ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। शायद थोड़ा बहुत प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो भी जाए, लेकिन चाइना वाले केस में इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्योर फॉर्म। और प्योर फॉर्म का मतलब है कोई थोड़ा सा जरा से भी 1% का भी स्कोप नहीं है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का। दोनों में से ज्यादा फ्लेक्सिबल फिर भी सोवियत यूनियन का जो मॉडल है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। वहां पे एटलीस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं है, थोड़ा बहुत प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सकता है, होगा जरूरी नहीं, चांसेस है हल्का फुल्का। तो ये टारगेट प्लानिंग होती है जो नॉन मार्केट इकोनॉमीज पे अप्लाई होती है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर टारगेट प्लानिंग नॉन मार्केट इकोनॉमीज के लिए है, तो इंडिकेटिव प्लानिंग किसके लिए होगा। इंडिकेटिव प्लानिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपकी मार्केट इकोनॉमीज के लिए होगा। लिखो चौथा टाइप प्लानिंग का, द इंडिकेटिव प्लानिंग। So clearly the indicative planning is what we have for the market economies। ये market economies इस तरह की प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब क्या,
अब अच्छा, इसमें सिर्फ मार्केट इकोनॉमीज नहीं, इवन मिक्स्ड इकोनॉमीज भी आती है, ठीक है ना, इवन मिक्स्ड इकोनॉमीज ऑल्सो यूज इट। तो नॉन मार्केट को छोड़ के, वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वाले को छोड़ के, मार्केट इकोनॉमीज यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज भी और मिक्स्ड इकोनॉमीज भी, दोनों इकोनॉमीज में इंडिकेटिव प्लानिंग होती है। एग्जाम्पल लिखना हो तो आप बोलोगे अच्छा सर, इसका मतलब यूएसए में और इंडिया में दोनों जगह पे प्लानिंग है? हाँ, इंडिया यूएसए में दोनों में आपको इंडिकेटिव प्लानिंग मिलती है। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखो सर, सिंपल सी बात है, इंडिकेटिव प्लानिंग में ना गवर्नमेंट मेक इंडिकेटिव पॉलिसीज। जो सरकार होती है दैट एक्चुअली मेक्स सम इंडिकेटिव पॉलिसी। और इंडिकेटिव पॉलिसी का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। सरकार इंडिकेटिव पॉलिसी बना रही है। इंडिकेटिव पॉलिसी का मतलब होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल, सरकार ये कहे कि कुछ एग्जाम्पशंस, सरकार मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कुछ इंसेंटिव्स देती है। गवर्नमेंट जो है इट ऑफर सम इंसेंटिव्स टू प्राइवेट कंपनीज। सरकार प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट जो बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दे। उन प्राइवेट सेक्टर को कोई, मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत टैक्स बेनिफिट दे, कुछ भी, कोई भी ऐसा काम सरकार करे जिससे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े। गवर्नमेंट मेक इंडिकेटिव पॉलिसीज in order to in order to secure in order to secure more private sector participation. Are you agree on that? This is totally opposite to the target प्लानिंग में तो सब कुछ स्टेट को करना है, प्राइवेट का स्कोप नहीं है। इंडिकेटिव प्लानिंग में सरकार इतनी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बनाएगी, इंसेंटिव्स देगी, कुछ टैक्स बेनिफिट देगी, कुछ भी ऐसा करेगी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। तो इंडिकेटिव प्लानिंग में अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पे आप लिख सकते हैं, तो इंडिकेटिव प्लानिंग क्लियरली, दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इट क्लियरली वर्क्स थ्रू मार्केट्स। इसमें मार्केट का बड़ा रोल है। ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है मार्केट ओरिएंटेड है। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि पूरी की पूरी जो है ये मार्केट ओरिएंटेड काम करती है। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब है यहां पे आपको डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्लानिंग होती नजर आएगी। यस और नो? यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, इस तरह की प्लानिंग में भी फ्रांस बहुत ही सक्सेसफुल रोल मॉडल माना जाता है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फ्रांस ने एक अपना 6 ईयर प्लान बनाया था। फ्रांस का जो 6 ईयर प्लान था उसे इंडिकेटिव प्लानिंग का मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। और इसी मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल से इंस्पायर होके बाद में बाकी कंट्रीज ने भी इसको फॉलो किया। फ्रांस का ये जो सक्सेसफुल इंडिकेटिव प्लानिंग का मॉडल था, इसका नाम था मोनेट प्लानिंग। मोनेट प्लानिंग भी कहा जाता है। मोनेट बेसिकली इन नाम है इनके प्लानिंग मिनिस्टर का। मोनेट वाज द नेम ऑफ देयर प्लानिंग मिनिस्टर। उनके नाम पे इन्होंने ये बनाया था, काफी सक्सेस हुआ। हालांकि इसका एक फेल्ड एग्जाम्पल भी है। जैसे फ्रांस एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है इंडिकेटिव प्लानिंग का, वी हैव अ फेल्ड एग्जाम्पल ऑल्सो, एंड दैट फेल्ड एग्जाम्पल इज यूनाइटेड किंगडम। यूके के अंदर भी इंडिकेटिव प्लानिंग शुरुआत की गई, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए किया गया। ये लोगों ने 1965 में इस प्लान को अपनाया, लेकिन अगले ही साल नेक्स्ट ईयर अगर आप देखोगे यानी 1966 में इन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। एक ही साल में फेल हो गया इनका प्लान, बिकॉज यूके में आ गए थे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो तब आते हैं जब आपकी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही हो, एक्सपोर्ट कम कर रही हो, तो उस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आते हैं। तो इंडिकेटिव प्लानिंग का सक्सेसफुल एग्जांपल फ्रांस, और यहां पे एक फेल्ड एग्जांपल अगर आप देखोगे, दैट फेल्ड एग्जांपल इज यूके। नाउ आर वी कंफर्टेबल विद द टू टर्म्स? अगर कभी भी हमारे इकोनॉमी के सिलेबस में वर्ड आ जाए टारगेट प्लानिंग,
तो टारगेट प्लानिंग वर्ड आते ही समझ जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मार्केट इकोनॉमीज. इफ आई विल यूज द वर्ड इंडिकेटिव प्लानिंग मींस इंडिकेटिव पॉलिसीज, मतलब कुछ भी ऐसी पॉलिसी जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाए. तो ऐसा काम कौन करेगा? ऐसा काम मार्केट इकोनॉमीज या मिक्स्ड इकोनॉमीज करेंगी. यूएसए करेगा या भारत करेगा? इस टाइप का एग्जाम. ठीक है. सो मुझे बताओ जरा भैया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? वी आर डन विद द 4 टाइप्स ऑफ प्लानिंग. पता भी नहीं चला, मजे मजे में, प्यार प्यार में 4 तरह की प्लानिंग्स हो गई. क्लियरली बताइए, आर वी कंफर्टेबल विद द 4 टाइप्स ऑफ प्लानिंग? आपसे पूछ के चलूंगा, पूछ के आगे चलेंगे हम, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए. क्लियर, वेरी क्लियर. क्या बात है. नैन्सी का रिप्लाई पढ़ के ना दिल खुश हो जाता है. नैन्सी का रिप्लाई देख के लगता है कि अच्छा, ओहो, कुछ आ रही है बात कंट्रोल में. ठीक है, बढ़िया. ओहो, वाह भाई वाह. आज एक्चुअली ना मुझे भी आजकल बड़ा मजा आ रहा है इकोनॉमी पढ़ाने में, क्योंकि बहुत टाइम बाद इकोनॉमी मैंने भी पढ़ी है. तो क्योंकि होता है ना कि आपने एक बार स्टार्टिंग में पढ़ ली, फिर आप बार बार ये टॉपिक्स नहीं पढ़ते, फिर आप खाली अपने उस बेसिक नॉलेज के बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो ना. लेकिन ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ना और पढ़ाना, और सबसे मजे की बात ये कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स जो है मेरा कोई कोर सब्जेक्ट नहीं रहा पढ़ाने का. तो एथिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स तो हमने पहले बहुत बैचेस पढ़ाए हैं. ज्योग्राफी ऑफ कोर्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट है सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए. सो बट दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अब आप लोग बताएंगे लास्ट में कि एथिक्स हमने कैसा पढ़ाया, ज्योग्राफी हमने कैसे पढ़ाई, और अब ये इंडियन इकोनॉमी हम कैसे पढ़ा रहे हैं. ये डिसीजन आप लोग लेकर के आओगे. अगस्त मंथ के करंट अफेयर आज से स्टार्ट हो जाएंगे भास्कर जी. आज आज से जो है, इनफैक्ट आज ट्यूसडे है ना. हाँ, आज शाम को भी एक लेक्चर होगा, शाम के लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे और सुबह की भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो सुबह शाम करके ये वाले फिनिश कर देंगे. आज होगा, आज करेंगे क्लास, आज से स्टार्ट करेंगे. वो होता है ना, आप जगह एकदम जगह चेंज होती है, जगह चेंज होने के बाद फिर एकदम से सारी चीज सेटअप नहीं आती. है ना. पहले तो जगह ढूंढनी बहुत मुश्किल होती है घर में, नए घर में. अब मेरा जो अपना वाला घर है लुधियाना में, वहां पे यू हैव अ होल सिस्टम, यू जस्ट हैव टू सिट एंड स्टार्ट. हेयर यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग. नेट कहाँ अच्छा है, डिस्टर्बेंस मिनिमम कहाँ पे है, लाइटिंग कहाँ पे है. दैट हैपेंस, राइट? सो यू जस्ट यू हैव टू फिगर आउट सर्टेन थिंग्स. चलिए, एनीवेज, सो these 4 types planning are done. Now we are moving to system and normative planning. ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, मगर हम, यकीन है हमें, हम आसानी से इसको कर लेंगे. तो आ जाइए नेक्स्ट, 5th टाइप ऑफ प्लानिंग, which is called system planning. It's called the system planning. अब सर, ये सिस्टम प्लानिंग क्या है? सिस्टम प्लानिंग और दूसरी नॉर्मेटिव प्लानिंग, देखो इनको थोड़ा सा कंपैरिजन में भी समझ सकते हो. और जैसे इनमें ना वैल्यू सिस्टम मैटर करता है. मैं वैल्यू सिस्टम आपको समझा देता हूं. जैसे सिस्टम प्लानिंग जो होती है ना, वो बिल्कुल वैल्यू न्यूट्रल सिस्टम है. आई एक्सप्लेन व्हाट इट मींस. सिस्टम प्लानिंग इज टोटली वैल्यू न्यूट्रल. जैसे मैं आपको बोलूं, भाई देश में गरीबी है, फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे अच्छा गरीबी है, तो गरीबी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम ऐसे ऐसे करके सॉल्व करेंगे. इसमें यू आर नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द पुअर पीपल. आपके लिए इस प्लानिंग में ये मैटर नहीं करेगा कि पॉवर्टी क्यों है, पॉवर्टी के कोर रीजंस क्या है, क्या पॉवर्टी कहीं पे कास्ट की वजह से है,
एथनिसिटी की वजह से है, जो गरीब लोग हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, तो वो दैट इज अ वैल्यू सिस्टम। व्हेन यू हैव एम्पैथी, व्हेन यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ योर टारगेट पॉपुलेशन, आप जिस पॉपुलेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप उसके सारे चीजों को समझ के, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सारे एस्पेक्ट समझ के कोई डिसीजन लेते हो, वो होती है आपकी नॉर्मेटिव प्लानिंग, वो वैल्यू बेस्ड प्लानिंग होती है। वैल्यू न्यूट्रल प्लानिंग, सिस्टम प्लानिंग इज वैल्यू न्यूट्रल, it is not going to take into account the comprehensive factors, it is not going to be concerned with the social background of the targeted audience। तो सिस्टम प्लानिंग जो है इसको वैल्यू न्यूट्रल कहा जाता है, क्योंकि सिस्टम प्लानिंग जो है इट लार्जली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, it's largely it's largely focused on economic aspects of डेवलपमेंट। समझ रहे हैं आप इस बात को? जो सिस्टम प्लानिंग आप कर रहे हैं इसमें आप लार्जली फोकस करते हैं सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ओनली भी लिख सकते हैं। इन सिस्टम प्लानिंग वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, दैट्स इट। नो सोशियो बैकग्राउंड, नो पॉलिटिकल, नथिंग। It clearly ignores other aspects. It clearly ignores other aspects of development. सिर्फ इकोनॉमिक, स्ट्रिक्टली नो नॉनसेंस, ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे फोकस करना है। एंड that is why this type of planning does not go into socio-cultural realities of targeted population. So this type of planning does not go or does not care or does not consider, this type of planning does not consider the socio-cultural background, it does not consider the socio-cultural realities of the targeted population। ये उस targeted population की बाकी realities, क्या social background है, क्या cultural background है, वो सब consider नहीं करता। It does not को focus कर देंगे। It relates to only the economic aspects, that's what it is, and that's how it works, है ना? that is important point। so ये हो गया आपका सिस्टम प्लानिंग की जो मैं आपको बात बता रहा था। नाउ एक चीज और अगर आप इसमें देखिएगा, इसमें आपको एक और चीज समझनी है, इसका एग्जांपल भी आपको देता हूं मैं। अब मान लीजिए एग्जांपल है, आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, कोई भी प्लानिंग कर रहे हो फॉर पावर्टी। अब पावर्टी आपका मेन एजेंडा है, अब आपको पावर्टी के लिए कोई प्लानिंग करनी है। सिस्टम प्लानिंग में आपके लिए पावर्टी जो है इट्स जस्ट इकोनॉमिक रियलिटी, इट इज जस्ट एन इकोनॉमिक रियलिटी, दैट्स इट। ये खाली आपकी इकोनॉमिक रियलिटी है, इसके अलावा और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस प्लानिंग के तहत you are not concerned, you have nothing to do with social identity of the poor। this इसके लिए it has nothing to do with socio-cultural identity। socio-cultural identity कैसी है, कौन सी है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। उस पुअर की कास्ट क्या है, एथनिसिटी, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? नाउ इंटरेस्टिंगली दिस सिस्टम इज वेरी पॉपुलर। अब आपको लगेगा सर लेकिन ये तो फिर ठीक नहीं है, ये तो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहा है, बाकी चीजें इग्नोर कर रहा है। वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली दिस सिस्टम प्लानिंग इज एक्चुअली मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ प्लानिंग। व्हाई इट इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म? because it suits well with the modern democratic ideas। ये जो सिस्टम प्लानिंग है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज के साथ मैच होती है कि भाई हम सेक्युलरिज्म के साथ काम करेंगे, इक्वालिटी के साथ काम करेंगे, किसी को स्पेशल फोकस नहीं देना, सबके लिए बराबर पॉलिसी बनाएंगे। तो ये इस वजह से ज्यादा पॉपुलर है। जबकि
अगर आप देखेंगे इसके ग्रास रूट पे लेवल आपको बहुत अच्छे ग्रास रूट लेवल पे इसके इंपैक्ट शायद लिमिटेड मिलेंगे, ग्रास रूट पे ये उतना इंपैक्टफुल काम ना भी करे, है ना, लेकिन प्लानिंग के नजरिए से दिस इज मोस्ट पॉपुलर एज इट सूट्स वेल with the modern democratic ideals. मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स का मतलब यही हो गया, फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी, भाई हम इक्वालिटी के साथ काम करते हैं, हम भेदभाव नहीं करते, सबके लिए बराबर प्लानिंग करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम सेक्युलरिज्म की बात करें, भाई हम धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सब धर्मों के लिए एक ही गरीबी की पॉलिसी बनाई जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो ये पॉपुलैरिटी वाइज ज्यादा है, पर इसके लिमिटेशन डेफिनेटली होंगे, क्योंकि बिना सोशो कल्चरल बैकग्राउंड के how will you improve the real situation? So definitely this kind of system in long run you are going to also have lot of limitations, yet it is popular. If you totally compare it with the normative planning, the sixth type of planning which is normative, अगर आप कंपेयर करेंगे इसको नॉर्मेटिव प्लानिंग के साथ, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, विच नॉर्मेटिव प्लानिंग के बारे में आपको मैंने एक टर्म लिखवाई थी, दैट नॉर्मेटिव प्लानिंग इज माय वैल्यू बेस्ड सिस्टम, दिस इज वैल्यू बेस्ड। इसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में बात करें, ये है ही वैल्यू सिस्टम। नॉर्मेटिव प्लानिंग, इस तरह की प्लानिंग में इट ऑलवेज considers value system of society, the value system of the society। जब मैं कह रहा हूं वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इसमें जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज होंगी, ऑल डेवलपमेंट पॉलिसीज अंडर इट आर गोइंग टू बी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव प्लानिंग होगी, एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इन synchronization, in the synchronization of, or in synchronization with the social realities. It is always going to consider the social realities of the targeted population। अगर आप यहां गरीबी की पॉलिसी बनाएंगे तो लोगों का सोशल बैकग्राउंड भी ध्यान में रखेंगे, भाई यहां पे गरीबी उसकी कास्ट की वजह से तो नहीं है, क्या यहां पे गरीबी का कारण सिर्फ इकोनॉमिक है, या फिर कोई कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है ना, या भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है। तो नॉर्मेटिव प्लानिंग हमेशा वैल्यू बेस्ड होती है, वैल्यू सिस्टम सोसाइटी पे काम करती है, जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो काफी सेंसिटिव पॉलिसीज होती हैं, हमेशा अपने टारगेटेड पॉपुलेशन के सोशल रियलिटीज को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। ऑफ कोर्स इसमें एक इसका एक इशू ये है, इसमें कंसर्न यही होता है कि सबके बारे में सोच के पॉलिसी को बनाना इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स। जब आप अपने सोशल रियलिटीज को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाते हैं, ऑफ कोर्स इस तरह की पॉलिसी का जो फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ सच पॉलिसीज इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स, हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा, हमेशा इस तरह की प्लानिंग थोड़ा सा स्लो प्लानिंग होती है, और इसको इंप्लीमेंट करना भी काफी चैलेंजेस होता है, डेफिनेटली इट हैज लॉट ऑफ चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन। तभी तो जो इससे पहले वाला जो सिस्टम प्लानिंग था, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर है। सिस्टम प्लानिंग इज लाइक वन साइज फिट ऑल पॉलिसी, सिस्टम प्लानिंग को बनाना आसान, इंप्लीमेंट करना आसान, दैट्स व्हाई इट इज मोर पॉपुलर। लेकिन नॉर्मेटिव प्लानिंग जो एक्चुअली में ग्रास रूट पे बदलाव ला सकता है, ये बनाना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इंडिया की एग्जांपल लो, इंडिया की बात करो, इंडिया में इतने मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, इंडिया में इतनी तरह की माइनॉरिटीज आपको देखने को मिलेंगी, हर ग्रुप के बारे में सोच सोच के अगर प्लानिंग करेंगे ना, प्लानिंग बहुत स्लो होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और उसको इंप्लीमेंट करना भी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें भी बहुत चैलेंजेस आएंगे।
इसीलिए नॉर्मेटिव जो प्लानिंग है, दैट्स व्हाई इट इज लेस पॉपुलर। इफेक्टिव है मगर पॉपुलर ज्यादा नहीं है। हालांकि हालांकि नॉर्मेटिव प्लानिंग थोड़ा सा इट इट बिकेम पॉपुलर, इट गेन्ड सम अटेंशन आफ्टर बिहेवियर इकोनॉमिक्स कम इनटू द पिक्चर, बट सिंस दी जब से वो बिहेवियर इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन हुआ, बिहेवियर इकोनॉमिक्स के इवॉल्व होने के बाद दिस टाइप ऑफ प्लानिंग ऑल्सो गेन्ड अटेंशन, तब थोड़ा सा इसको अटेंशन मिला, तब थोड़ा सा ये पॉपुलर हुआ। लेकिन ओवरऑल वो लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी नहीं है जो सिस्टम प्लानिंग के साथ आपने देखा था, क्योंकि बिहेवियर इकोनॉमिक्स आई तो उसने वो वाला कॉन्सेप्ट तोड़ दिया ना कि मैन एज इकोनॉमिक रैशनल क्रिएचर, मैन इज ऑलवेज गोइंग टू थिंक रैशनली, मैन इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो सब तोड़ दिया। तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स के बाद नॉर्मेटिव प्लानिंग को भी थोड़ी सी जगह मिली है। हालांकि ये बात आप समझ लीजिए, बहुत सारी स्टडीज का मानना है कि जिस प्लानिंग में वैल्यू सिस्टम्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे उसमें हमेशा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। ये एक स्टडी कहती है कि प्लानिंग विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी और योर टारगेटेड पॉपुलेशन इज ऑलवेज गोइंग टू अंडर परफॉर्म। ये भी स्टडीज ने बताया। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो नॉर्मेटिव प्लानिंग इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स। लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे रिजल्ट इसी के रहेंगे। ये एक्चुअली में ग्रास रूट पे चेंज कर सकती है, रियल चेंजेस आपके ला सकती है सोसाइटी में, तो वो चीज सिस्टम प्लानिंग में नहीं हो सकती। आर वी क्लियर विद दैट? यस एवरीवन। अब आपके पास हो गए टोटल 6 टाइप की प्लानिंग्स। 6 टाइप की प्लानिंग में सबसे पहले बात किया रीजनल। एक मिनट, प्लानिंग क्या थी सर? जो प्लानिंग वर्ड है, प्लानिंग वर्ड का मतलब क्या? कुछ वेल डिफाइंड मेरे पास डेवलपमेंट गोल्स थे, उनको मैं अचीव करूंगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, किसी भी लेवल पे हो सकती है, फैमिली प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, किसी भी लेवल पे काम कर सकते हैं। फिर हमने समझा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है अलग से। इकोनॉमिक प्लानिंग के केस में, इकोनॉमिक प्लानिंग को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग में मेन रोल है सरकार का। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज को बनाना है, उनको इंप्लीमेंट करना है, जिससे गवर्नमेंट कुछ प्री डिफाइंड, वेल डिफाइंड सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स, डेवलपमेंट टारगेट्स को अचीव करेगी। वो हो गए इकोनॉमिक प्लान्स। हर कंट्री ने अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली दुनिया भर के प्लानिंग किया। तो 6 मेजर जो 6 मेजर प्लानिंग टाइप्स है वो हमारे सामने आ गए। सबसे पहला टाइप हमने किया रीजनल प्लानिंग का, जो जिसकी शुरुआत अगर आप देखिएगा तो यूएसए में हुई थी। रीजनल प्लानिंग में पूरी कंट्री के किसी पर्टिकुलर हिस्से को एज ए यूनिट ऑफ प्लानिंग जो है माना जाता है और उस रीजन स्पेसिफिक फोकस के साथ काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने 1948 में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन पे काम किया, या फिर आज मॉडर्न टाइम में दिल्ली का मास्टर प्लान आपने बना दिया, या आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई प्लान बना दिया, दैट इज रीजन स्पेसिफिक। ठीक है ना? नेशनल प्लानिंग में यहां पे पूरी कंट्री को आपने एज ए यूनिट ऑफ प्लानिंग माना, और सबसे पहले ये पूरा यहां पे नेशनल डेवलपमेंट को आपने उसके टारगेट्स को अचीव करना है। सबसे पहली कंट्री जिसने नेशनल प्लानिंग की शुरुआत की थी, इट वाज यूएसएसआर। सोवियत यूनियन था सबसे पहले। सोवियत यूनियन ने जो है सबसे पहले क्या काम किया? सोवियत यूनियन ने जो है अपना 1928 में पहला नेशनल प्लानिंग का प्लान बनाया, जिसको जोसेफ स्टालिन का 5 ईयर प्लान कहते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड स्लोगन के साथ में। और ये एक ऐसा प्लान था जो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बनाया गया था। अच्छा मॉडल रहा, सक्सेसफुल मॉडल रहा, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में फैला। वो कंट्रीज जो बाद में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनी, जो सारा ईस्टर्न स्फेयर था वो सब सोशलिज्म के इन्फ्लुएंस में आया, चाइना में भी फैला। ये हो गया आपका नेशनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। फ्रांस वो पहली इकोनॉमी जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी थी, उसने भी नेशनल प्लानिंग की, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोस्ट ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमीज ने नेशनल प्लानिंग मॉडल को अपनाया। भारत पहली कंट्री दुनिया की
जिसने नेशनल रीजनल दोनों प्लान्स को लॉन्च किया। 1961 में दोनों को मर्ज भी कर दिया। उसके बाद हमने टारगेट प्लानिंग और इंडिकेटिव प्लानिंग के बारे में समझा। टारगेट प्लानिंग हमने रिलेट किया नॉन मार्केट इकोनॉमी से, जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमीज जैसे कि यूएसएसआर और कम्युनिस्ट इकोनॉमीज जैसे कि चाइना को स्टडी किया। टारगेट जो प्लानिंग है, टारगेट प्लानिंग को इंपेरेटिव या डायरेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ, सारी प्लानिंग कौन करेगा? स्टेट करेगा। इसमें कोई मार्केट की जरूरत नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है। ये मेन कोर है आपके टारगेट प्लानिंग का। हर कुछ, सब कुछ जो है वो स्टेट के कंट्रोल में है, ना कि प्राइवेट के। इसके ठीक उल्टा आता है इंडिकेटिव प्लानिंग, जो कि मार्केट इकोनॉमीज ने, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ने या मिक्स्ड इकोनॉमीज ने अपनाया। वो था इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग में हम कुछ इंडिकेटिव पॉलिसीज बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। टैक्स रेट को कम करना, इंसेंटिव दे देना, एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ सब्सिडी दे देना, समथिंग लाइक दैट। तो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है और यहां पे गवर्नमेंट उस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इंडिकेटिव प्लानिंग करती है। ठीक है ना? ये यहां पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो फ्रांस का जो 6 ईयर प्लान था वो काफी सक्सेसफुल हुआ इंडिकेटिव प्लानिंग में, और उस मॉडल को बाकी दुनिया ने अपनाया, जिसको मोनेट प्लानिंग भी कहा जाता है। हालांकि एक फेल्ड एग्जांपल भी हमने देखा, दैट वाज ऑफ द यूके। यूके 1965 में शुरू तो किया, अगले साल विड्रॉ करना पड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से। पांचवी प्लानिंग हमने पढ़ी है सिस्टम प्लानिंग। सिस्टम प्लानिंग वैल्यू न्यूट्रल है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है, एंड इट इज नॉट एट ऑल कंसर्न विद सोशल कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द टारगेटेड पॉपुलेशन। यहां पे ये पूरी जो प्लानिंग की जाती है स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक प्रॉब्लम को नजर रख के की जाती है। हालांकि ये काफी पॉपुलर अप्रोच है, जबकि ग्रास रूट लेवल पे इसके द्वारा लाया गया बदलाव थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि ये सोशो कल्चरल बैकग्राउंड को इग्नोर करती है और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे फोकस करती है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं है, मगर फिर भी पॉपुलर है क्योंकि उसको बनाना आसान है, इंप्लीमेंट करना आसान है। जबकि इसके ठीक उल्टा हमने नॉर्मेटिव प्लानिंग को पढ़ा, जो कि वैल्यू बेस्ड सिस्टम है। यहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ साथ ये वैल्यू सिस्टम सोसाइटी को भी कंसिडर करती है। जिस पॉपुलेशन के को टारगेट करने के लिए प्लानिंग की जाती है उसके सोशो कल्चरल बैकग्राउंड को देखा जाता है। हालांकि इसमें समस्या ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, स्लो प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं, इसलिए पॉपुलर कम है। लेकिन ग्रास रूट पे एक्चुअली में फर्क ला सकती है वो नॉर्मेटिव प्लानिंग है। बहुत सारी स्टडीज ने भी पाया कि किसी भी तरह की प्लानिंग में अगर वैल्यू सिस्टम सोसाइटी का कंसीडर नहीं किया गया है, टारगेटेड पॉपुलेशन के सोशो कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान नहीं रखा गया है, तो लिमिटेड सक्सेस ही मिलेगी। इस हिसाब से सिस्टम प्लानिंग शॉर्ट टर्म, बट नॉर्मेटिव प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीजें हमने आपको समझाई है। ओके, हो गया रिवीजन। देखो 5 मिनट का समय लगा। मैं कह रहा हूं 1 घंटा हम पढ़ते हैं, 1 घंटे एक्सप्लेन करने में समय लगता है, लेकिन जब आप खुद रिवाइज करोगे ना इन चीजों को, आप कहोगे सर मुश्किल से 2-4 पेजेस है, मुश्किल से 2-4 पेजेस होते हैं, जिसको आप आधे घंटे से भी कम समय में पूरी अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ऑनेस्टली बताना, यूट्यूब वाले बच्चे भी बताना और मोबाइल ऐप वाले बच्चे बताना, कितने बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे इकोनॉमी को रिवाइज करते हैं या साथ साथ कहीं और से भी पढ़ रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। भाई कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिंसियरली, सच में, सचमुच के अंदर आप जो देखिएगा, यहां पे आप काम कर रहे हैं, इसमें आप कितने ऐसे बच्चे हैं? जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था भाई, आपको साथ साथ जो है वो जरूर आपको एक बार रिवीजन करनी है साथ साथ। कितने बच्चे जो कर रहे हैं? रमेश सिंह पढ़ रहे हो? अच्छा, नैन्सी रिवाइज करती हैं, भास्कर भी करते हैं, अभिषेक, रमेश सिंह पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो अब तो रमेश सिंह बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होगी, अभिषेक एंड भास्कर, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें भी मैंने आपको बताया भी, दिखाया भी था कि हम भी रमेश सिंह से ही आपको पढ़ा रहे हैं।
तो आई रियली होप कि अब तो आपको ये बहुत इजी समझ में आ रही होगी, राइट? लेकिन एक मेरा सजेशन जरूर है आपके लिए। अभी तो खैर हम नॉर्मल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जैसे वो टॉपिक्स आएंगे जो करंट ओरिएंटेड होंगे, साथ साथ करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना? हाँ, यू कैन करेक्ट ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है करंट अफेयर्स के साथ में इकोनॉमी को जरूर जोड़ते हुए चलेंगे, तो आपके लिए और बेनिफिट होगा। ओके, अब इसमें हम आते हैं। सो विल टॉक अबाउट वन लास्ट स्पेशल टाइप विच इज मल्टी लेवल प्लानिंग। फिर आपको 5 मिनट का दूंगा ब्रेक। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। हमने कहा था एक स्टार मार्क के साथ कि एक मल्टी लेवल प्लानिंग भी है जिसको हमें समझना जरूरी है। ये मल्टी लेवल प्लानिंग कैसे काम करती है, मल्टी लेवल प्लानिंग पे हमें क्या पता होना चाहिए, लेट्स डिस्कस। मल्टी लेवल प्लानिंग एक इस टाइप की प्लानिंग है जिसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट भी भारत में किया गया है। मल्टी लेवल प्लानिंग वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड बाय इंडिया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड इन इंडिया ओनली। भारत में सबसे पहले ये मिक्स्ड। ये सर मिक्स्ड लेवल प्लानिंग क्या है? देखिए, इंटरेस्टिंग नाम है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल प्लानिंग का मतलब है कि इस केस में जो भी प्लानिंग करनी है, यहां पे प्लानिंग इज प्रैक्टिस्ड एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। इट्स देयर विल बी प्लानिंग एट डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट लेवल्स, आप कह लो डिफरेंट लेवल को हो, डिफरेंट लेयर्स को ऑफ द गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप यहां पे प्लानिंग कैसे करने वाले हो? यहां पे मल्टी लेयर का मतलब क्या? आप सबसे ऊपर देखो तो सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग होगी, तो आपका टॉप में आपका सेंटर लेवल पे भी प्लानिंग हो रहा है। अगर आप उसके नीचे देखो तो आप स्टेट लेवल पे भी प्लानिंग कर रहे हो। आप उसके नीचे देखो तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग इज ऑल्सो हैपनिंग एट द ब्लॉक लेवल, आप ब्लॉक लेवल पे भी कर रहे हो। आप विलेजेस को भी ऐड कर रहे हो। बॉटम में आपका जो डाउन है आपका, आप उसमें विलेजेस को भी आप जो है कर रहे हो। तो टॉप टू बॉटम हर लेवल को आपने इंक्लूड किया है। मल्टी लेवल प्लानिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी इंक्लूसिव टाइप ऑफ प्लानिंग, समझ रहे हो? इट्स अ टोटल इंक्लूसिव मॉडल। ऐसा नहीं करा अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कह दिया बस वो आपको करना है, नहीं। ये पूरा का पूरा जो मॉडल आप देख रहे हो, ये काफी इंक्लूसिव मॉडल है, काफी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल आपको मिलेगा। डिसेंट्रलाइज्ड कैसे हो गया? क्योंकि सिर्फ सेंटर सेंटर नहीं, सेंटर के अलावा एवरी लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्वॉल्व। विलेजेस में सब कुछ आ गया। इवन योर हिली एरियाज आर इंक्लूडेड, इवन द ट्राइबल एरियाज आर इंक्लूडेड। सब कुछ हर लेवल पे यू आर हैविंग द प्लानिंग। जब आप इतने इंक्लूसिव तरीके से प्लानिंग करते हो, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के साथ प्लानिंग करते हो, इसमें यू आर गोइंग टू बेटर केटर द नीड्स ऑफ द पीपल। यू आर ऑलवेज गोइंग टू बेटर केटर द नीड्स ऑफ टारगेटेड पॉपुलेशन। आप अपने टारगेटेड पॉपुलेशन को बेटर सर्व कर पाते हो, बिकॉज एवरी लेवल पे यू आर कंसिडरिंग द प्लानिंग। ठीक है ना? इसमें भी अगर आप देखिएगा, और ये इंडिया में ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इंडिया इसके लिए बहुत खास है। अगर आप यहां नोटिस करोगे तो सेंट्रल लेवल पे हमने सबसे पहले प्लानिंग शुरू कर दी थी 1951 में ही। इंडिया में 1951 में ही स्टार्ट कर दी थी। स्टेट लेवल को हमने जोड़ दिया 1961 में, ठीक है। बाकी ट्राइबल एरियाज और ये हिली एरियाज को हमने ऐड किया है 1982 में। तो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। तो मल्टी लेवल प्लानिंग ऐसा नहीं कि एक बार में हो गया, नो, इट एक्चुअली इवॉल्व विद टाइम। इंडिया में धीरे धीरे करके चीजें इवॉल्व हुई हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, ये और ज्यादा मजबूत हुआ जब आपने 73rd और 74th अमेंडमेंट आया। अगर आपको याद होगा 73rd 74th अमेंडमेंट क्या थे? जहां पे हमारा लोकल गवर्नेंस भारत में संविधानिक कर दिया गया। जब से आपका पंचायती राज शुरू हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आ गई, तो वहां से ये और ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया, इसको और ज्यादा मजबूती मिली आफ्टर 73rd 74th अमेंडमेंट, जहां भारत में लोकल गवर्नेंस को 3 टियर स्ट्रक्चर कर दिया गया। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी लेवल जो आपकी प्लानिंग है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई हुआ है। आप देखिएगा, ये जो मल्टी लेवल प्लानिंग, MLP, मल्टी लेवल प्लानिंग, अगर आप नोटिस करेंगे
इस पे ही मेजर फोकस हमारा हुआ करता था टिल प्लानिंग कमीशन वाज देयर। जब तक हमारे देश में प्लानिंग कमीशन था, और प्लानिंग कमीशन कब तक था हमारे देश में? 2015 तक। तो 2015 तक तो भारत में मल्टी लेवल प्लानिंग के ऊपर फोकस किया गया, इसको मेंशन किया गया। 2015 के बाद आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन वाज एक्चुअली रिप्लेस्ड। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, इट वाज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। और अब जो, क्योंकि नीति आयोग आ गया है, नाउ नीति आयोग इज इन पिक्चर, तो इसमें मल्टी लेवल प्लानिंग को ज्यादा मेंशन नहीं दिया जाता। अब नेशनल, स्टेट और लोकल बॉडीज के लिए नीति आयोग ने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस किया है। दे हैव गॉट दिस न्यू आइडिया ऑफ सिंगुलर, दे हैव गॉट दिस न्यू सिंगुलर आइडिया ऑफ सो कॉल्ड शेयर्ड नेशनल एजेंडा। इन्होंने मल्टी लेवल प्लानिंग ना करके अब एक शेयर्ड नेशनल एजेंडा शुरू कर दिया है। और ये जो शेयर्ड नेशनल आइडिया, नहीं एजेंडा, सॉरी, शेयर्ड नेशनल एजेंडा जो इन्होंने बनाया है, अब ये काम करता है। सो नीति आयोग हैज इंट्रोड्यूस दिस न्यू आइडिया ऑफ शेयर्ड नेशनल एजेंडा। ये भी वही काम करता है। ये जो शेयर्ड नेशनल एजेंडा बनाया है नीति आयोग ने, इट इज ऑल्सो टू केटर द नीड्स ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नेंस। उसी के लिए है, उन्हीं सेंट्रल बॉडी, स्टेट बॉडीज और लोकल बॉडीज की ही जरूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। बट यहां पे मल्टी लेवल प्लानिंग जो प्लानिंग कमीशन तक से जुड़ी हुई थी, दैट वाज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द टर्म ही बदल दिया। टर्म भी यूज नहीं होती है अब कहीं पे भी आप नीति आयोग की किसी रिपोर्ट में मल्टी लेवल प्लानिंग नहीं देखोगे। ये पूरी की पूरी जो टर्म है, इट इज बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म शेयर्ड नेशनल एजेंडा। ये टर्म आ गई है नीति आयोग के आने के बाद। काम ऑलमोस्ट वही है, नाम लेकिन नया है। इट्स अ न्यू अप्रोच ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नीति आयोग कहता है कि जो शेयर्ड नेशनल एजेंडा है, दिस इज इंडियाज न्यू अप्रोच फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है जी, ये हमने नया अप्रोच बना दिया है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ सबको? चलिए तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ तो बहुत बढ़िया। अब आपको देते हैं जरा ब्रेक। क्या क्या बच गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग, इंस्पिरेशन, प्लानिंग अंडर द प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग। चलो, यहां तक का पॉइंट हो गया भैया? क्लियर मुझे बता दीजिए। मैं सोच रहा हूं एक और क्लास कर लें आज, 2 क्लास कर लें क्या? यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? 2 बजे एक क्लास और कर लें आज इकोनॉमी की, क्या बोलते हो? 1 घंटे का ब्रेक देके, मतलब आपको बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। फिर 2 से 3, क्योंकि अभी 1 डेढ़ घंटे का और मटेरियल है पढ़ाने का। आज 2 क्लासेस कर लें क्या इकोनॉमी की, क्या बोलते हो? आर वी क्लियर? आर वी रेडी फॉर दैट? कर सकते हैं आज 2 क्लासेस? अभी जब तक मैं घर पे हूँ भैया, मैक्सिमम पढ़ लो मेरे से। यहाँ पे मेरे को अनायशा का टेंशन नहीं है। अनायशा को देखने के लिए उसके दादी दादू हैं। हाँ, अनायशा को देखने के लिए जब तक दादू दादी हैं, तो मैं एक हफ्ता फ्री होके काम कर सकता हूँ। मैं कितना भी पढ़ा सकता हूँ। मुझे वो टेंशन नहीं कि अनायशा को लेके आना है, ये करना है, वो करना। तो मेरे को वो काम नहीं है घर का। इसलिए इसी पर्पस के लिए मैं आया हूँ घर पे, कि वहां काम नहीं हो रहा था ज्यादा। ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं, इसको एक्सटेंड नहीं करते हैं। हाँ, मैं भी लंच वंच कर लेता हूँ, आप भी लंच कर लो। सो अभी मैं एक क्लास बना देता हूँ आपके लिए। सो नाउ वी हैव अनदर क्लास, वी विल स्टार्ट एट 2 शार्प। एट 2 वी विल स्टार्ट, ठीक है? 2 से फिर ज्योग्राफी का थोड़ा सा आगे कर लेंगे। ज्योग्राफी का वी विल डू एट 5, 5 to 7 कर लें ज्योग्राफी। वी कैन डू इट 5 to 7, राइट? ज्योग्राफी वी विल डू एट 5 to 7।
और 2 से 3 एक इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में ना ये चैप्टर ही आज कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा इसमें, तो हम लोग इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो ओके, सो अभी क्लास बना देता हूं मैं आपके लिए, अभी 1 बजा है पूरा। रिवीजन के लिए ज्यादा हो जाएगा, कुछ भी नहीं नैन्सी, जो अभी तक आपने पढ़ाई है मुश्किल से 2 पेज लिखे हैं आपने, जो अभी तक आपने लिखा है ना वो मुश्किल से 2 पेज है ना। 2-3 पेज और ले लो यार, 2-3 पेज और ले लो, क्योंकि अभी मैं आधा घंटा और पढ़ाऊंगा, उससे बेटर है ना कि एक सवा घंटे का एक पूरा लेक्चर ही कर ले। चलो, आई सी यू गाइस एट 2 बजे मिलते हैं, 2 बजे तक मैं भी थोड़ा सा और काम कर लेता हूं, तो 2 बजे आपसे मिलते हैं, और ज्योग्राफी की जो क्लास है फिर वी विल डू इट 5 to 7 वाला उसमें, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से अराउंड 2 o'clock।